हेलो बच्चों, आई एम एस के गुप्ता. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. देखो बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में शॉर्ट आइडिया आपको देता हूं, शॉर्ट समरी देता हूं. उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने बहुत छोटी से छोटी टर्म्स को एनालाइज किया था. उसके बाद हमने देखा था मोल कॉन्सेप्ट. मूल कॉन्सेप्ट में मैं पिछली क्लास में आपको जो बताया था कि कैसे एवरेज मास हम निकालना सीखे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज मास को. उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराया था, एक दो क्वेश्चंस आपके लिए दिया था. उम्मीद करता हूं आप लोगों से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे. सही है. तो उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट भी सिखाया था कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशंस. क्लियर है क्या? इसके बाद मैंने जो बोला था आप लोगों से, जो वादा किया था, वो तो आज निभाना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स. और हमारे लिए और ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है. इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. और इतना बेसिक है कि पूरी केमिस्ट्री में हर एक जगह पे यूज होगी, हर एक जगह पे आपके ये टर्म्स यूज होने वाला है. तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, या ये सोच के तुम नहीं इसको डाल सकते कि ये मेरे को टफ लग रहा है या मेरे स्कूल के सिलेबस से बाहर की चीज है. ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों. आपको पढ़ना है तो पढ़ना है ना. जेई करना है या नहीं करना है, नीट करना है या नहीं करना है. अगर आपको करना है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं होगा. और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको शांति से पेशेंस के साथ आप करोगे. सब कुछ होगा, सब कुछ होगा बच्चों, सब कुछ होगा. इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, डायरेक्ट आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर आप इस लेक्चर को अटेंड करो, तो ज्यादा बेनिफिट आपको होगा. ज्यादा से ज्यादा वर्ड आपको समझ आएगी मैं जो आज एक्सप्लेन करूंगा. क्लियर है? तो कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वर्ड आप सुन रहे हो. सॉल्यूशन का वर्ड जो है पहली बार आप बच्चों नहीं सुन रहे हो, इससे पहले भी आप इससे रूबरू हो चुके हो. कहां? क्लास 9th में. याद करो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता था? सॉल्यूशंस क्या होता था बच्चों? दो और दो से ज्यादा चीजों को मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते थे. और ये मिक्सचर जो होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए. कैसा होना चाहिए बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए. ऐसा भी नहीं हो कि अगर मैं दो चीज डाला और ये आपस में रिएक्ट करके कोई और चीज बना लिया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा. वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों? वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए. ये आपके दिमाग में डाल लो बेटा, आज ही डाल लो कि ये दोनों नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए. क्लियर है क्या? और होमोजीनियस होने चाहिए. होमोजीनियस कंपोजिशन बनाए. तो देखो सॉल्यूशन में जनरली हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारे पास बनता है, फॉर्म होता है, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है. जैसे हम लोग घर पे सॉल्ट यानी कि NaCl आपके घर पे पड़ा हुआ है, सॉल्ट और वाटर जब आप मिक्स करते हो तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है नहीं बनता है? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है. तो हमारा जो सॉल्ट हुआ वो कम अमाउंट में हम लेते हैं और हमारे पास वाटर जो होता है हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं. तो NaCl जो होगा एक्ट करेगा यहाँ सॉलिड की तरह और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा. क्लियर है क्या? तो इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अबाउट. यानी यहां से तो एक चीज आइडिया लगा कि सॉल्यूट जो होगा हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा. सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट हमारा बताइए, सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा. अब देखो बच्चों, यहां मैं एक वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आज सॉल्यूट जो है अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, अपने फिजिकल स्टेट को, फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को. जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने फिजिकल स्टेट को हो सकता है वो रिटेन कर भी ले, हो सकता है रिटेन नहीं भी करे. एग्जांपल समझाता हूं.
जैसे NaCl को मैंने पानी में डाला तो Na जो सॉल्यूट था वो सॉलिड में था। जैसे मैंने पानी में डाला तो अपनी फिजिकल स्टेट को वो लूज कर चुका है, अपने फिजिकल स्टेट को वो क्या कर चुका है बच्चों, लूज कर चुका है और क्या बन गया है, वो लिक्विड में हमारा डिसॉल्व हो गया है। क्लियर है क्या? तो अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल स्टेट को लूज कर चुका है। भाई एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्या लिया, अल्कोहल लिया। अल्कोहल कॉकटेल बनाना है मेरे को, कॉकटेल बनाने में आप लोग तो माहिर हो, बात समझ में आ रही है ना। कॉकटेल दमन पानी बनाना है मेरे को, तो मैंने 10 ml अल्कोहल लिया और 50 ml क्या लिया, वाटर लिया और बना दिया क्या, कॉकटेल बना दिया। तो इस बार देखो क्या हुआ कि इस बार सॉल्यूट तो हमारा अल्कोहल ही है, सॉल्वेंट क्या है बच्चों, वाटर है। सॉल्यूट अल्कोहल है, सॉल्वेंट वाटर है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्या अल्कोहल अपने फिजिकल स्टेट को लूज कर दिया, क्या वो लिक्विड से गैस बन गया, क्या वो लिक्विड से सॉलिड बन गया, नहीं। तो यहाँ पे नॉट ऑलवेज वर्ड लिखा जाता है कि सॉल्यूट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को क्या कर दे, लूज कर दे। लेकिन याद रखना सॉल्वेंट जो होगा अपने फिजिकल स्टेट को हमेशा रिटेन करके रखेगा। सॉल्वेंट जो होगा अपने फिजिकल स्टेट को बच्चों हमेशा रिटेन करके रखेगा। जैसे मैंने एग्जांपल नमक और पानी का लिया था, जिसमें हमारा सॉल्ट और वाटर हमने लिया था। तो वाटर जो था, वाटर की स्टेट क्या होती है, लिक्विड। जो सॉल्यूशन बना था वो भी कैसा था, लिक्विड था। अल्कोहल और वाटर हमने लिया, तो यहाँ पे भी हमारा जो स्टेट होगा सॉल्वेंट का, वो भी क्या है, फिर से रिटेन है, यानी लिक्विड ही है। ये अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, अदरवाइज आपका ये पॉइंट से काम बन जाएगा कि जो सॉल्यूट होता है लेसर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ सॉल्वेंट क्या होगा। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बिहाफ पे हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने की बच्चों कोशिश करते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट हमारा बच्चों क्या है, बोलिए वाटर है, तो हम आज से इसको क्या बुलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बुलाएंगे। अगर हमारा सॉल्वेंट अमोनिया है तो आज से क्या बुलाएंगे, इसको अमोनिकल सॉल्यूशन बुलाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, देखिए आप ही के लिए रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बस आप ध्यान से सुनेंगे और दिमाग में डालेंगे। क्या है, वाटर। H2O अगर हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जनरली हमारे पास ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अगर कुछ भी सॉल्वेंट के अबाउट डिस्कशन नहीं किया गया है, यू हैव टू एज्यूम कि वाटर ही है वहां पे सॉल्वेंट। तो H2O हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, सही है। H2O सॉल्वेंट होगा तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। NH3 अमोनिया अगर हमारे पास सॉल्वेंट होता है तो उसको हम अमोनिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही ईथर सॉल्वेंट होता है, ईथर अगर हमारा सॉल्वेंट होता है तो उसको इथरल सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास मर्क्यूरी पता है ना बच्चों, लिक्विड में होता है, लिक्विड में प्रेजेंट होता है। तो मर्क्यूरी अगर हमारा सॉल्वेंट होता है तो उसको हम एमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एमलगम बोलते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा सोडियम एमलगम, बहुत सारी चीजों का एमलगम सुना होगा। इसका मतलब वहां मर्क्यूरी किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं क्या करता हूं, A और B दो चीजों को मैं मिक्स करता हूं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उस टाइप के सॉल्यूशन को मैं क्या बोल सकता हूं कि ये बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, अगर मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूं तो दो चीजों को मिक्स करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोला करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं दो चीजों को मिक्स करता हूं तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अगर तीन टाइप के सब्सटेंस को मैंने मिक्स किया फिर सॉल्यूशन बनाया तो टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। चार टाइप का होगा तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छी बात क्या है कि अपने सिलेबस में अपने को क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन के अबाउट ही ज्यादा डिटेल्स एनालिसिस करना है, बाकी के अबाउट नहीं करना है। तो अपने को मैं पहले ही बताया कि अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को क्या करना है बच्चों, जेई और नीट की पोर्शन कंप्लीट करनी है along with बोर्ड भी आना चाहिए और जेई नीट भी होना चाहिए, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग
तरीके से। हो सकता है कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करे, हो सकता है मास के रेस्पेक्ट में करे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसके अबाउट अपने को क्या करना है बच्चों, एनालिसिस करना है। मैं पहले आपको बताता हूं कि कितने हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है, कितने कंसंट्रेशन टर्म्स है, मैं पहले आपको वो बताता हूं, देन आफ्टर डिस्कशन करते हैं एक एक करके। क्लियर है क्या? चलिए मैं पहले बता रहा हूं बच्चों कि ये क्लास 12th में भी है, तो ये 12th वाले भी बच्चे अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। सही है? तो कुछ भी अलग नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं क्लास 11th और क्लास 12th कुछ भी अलग नहीं है। सही है ना? क्लास 12th में इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन हो जाता है। सही है ना? और क्लास 11th में इसमें मोल कॉन्सेप्ट। अच्छी बात क्या है, क्लास 12th में बस एक छोटा सा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, बाकी डिटेल्स एनालिसिस उस चैप्टर में कुछ और है। तो आपको जो डिटेल्स एनालिसिस कंसंट्रेशन टर्म्स का क्लास 11th में ही करना है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, मैं कराऊंगा भी। ठीक है? तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे बात करता हूं कि कितने कंसंट्रेशन टर्म्स अपने को डील करना है। सही है ना? कंसंट्रेशन टर्म्स, चलिए कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहला जो डील करना है कंसंट्रेशन टर्म का वो है परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में डील करनी है? परसेंटेज। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डील करना है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या करना है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा जो है मोलारिटी है। क्या है बच्चों? मोलारिटी। मोलारिटी आज से इसको दिमाग में डाल लो बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा जो टर्म्स है, चौथा टर्म्स है मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी क्या है? बिहार में बहुत ज्यादा फेमस लिट्टी चोखा है, उसी से मैं इसको याद रखा हूं, लिट्टी। देखो लिट्टी है ना, मोलालिटी। क्लियर है क्या? पांचवा जो है वो है नॉर्मालिटी। क्या है बच्चों? नॉर्मालिटी। छठा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली अपने को इसी 6 कंसंट्रेशन टर्म्स के अबाउट डिटेल्स एनालिसिस करनी है। क्लियर है क्या? मैं आज कोशिश करूंगा बच्चों, आज मैं जो कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में इस 2 कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर करने के लिए, बाकी का जो होगा इस पे ये हमारा एक लेक्चर में जाएगा और नॉर्मलिटी पे एक सेपरेट हमारा लेक्चर होने वाला है। क्लियर है क्या? उसमें हो सकता है कि पीपीएम हमारा कवर हो जाए, नहीं हो तो हम उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्राई करता हूं चीजों को बताने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं किस चीज से बच्चों? परसेंटेज से। परसेंटेज से। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे लिए जो सबसे पहली चीज है परसेंटेज। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हम क्या बात करें? ये सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास अपने को क्या रीड करना है? सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। क्या रीड करना है? सॉलिड प्लस लिक्विड। दो चीजों को, एक हमारा सॉलिड है और एक लिक्विड है। जैसे मैंने बात की थी किस चीज की बच्चों? किस चीज की बात की थी? सॉलिड और लिक्विड के लिए किस चीज की बात की थी? अरे बताइए तो, मैं पहले लिख देता हूं। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स है, परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर है? दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है? ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज के अंदर आते हैं। क्लियर है क्या? ये हमारा कब होगा? जब सॉल्यूशन सॉलिड, सॉल्यूट हमारा सॉलिड होगा और ये हमारा क्या है बच्चों? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा। कैसा होगा? लिक्विड होगा। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं। सही है ना? क्लियर है क्या? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वेट बाय वेट ही इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए वेट बाय वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड प्लस ऑफ लिक्विड के लिए। क्लियर है क्या? ये बात समझ आती है? अब देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो सॉलिड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड का हम जनरली वॉल्यूम के बारे में बात ही नहीं करते हैं। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस होता है तो उसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सॉलिड अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसका आसानी से हम क्या मेजर कर सकते हैं बच्चों? मास मेजर कर सकते हैं। इसलिए परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म में बात करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा किसके लिए बात होगा बच्चों? आपके दिमाग में आ गया होगा, क्लिक हो गया, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन होगा, तो हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे।
क्या हमारा लिक्विड का मास नहीं होता है बच्चों? क्या हमारे पास लिक्विड का मास नहीं होता है? होता है ना यार, लिक्विड का मास होता है, तो हम इसके लिए भी बात कर सकते हैं। लिक्विड प्लस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी हम कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स बात कर सकते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब हम ट्राई क्या करते हैं बच्चों, वन बाय वन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहला जो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मैं लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट को ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा हूं, और इसका प्रत्येक जगह मैं पॉइंट बताने वाला हूं, तीनों को एक साथ में लिख के रिलेट करूंगा और आपको फॉर्मूला चुटकी में याद होने वाली है, चुटकी में याद होने वाली है, टेंशन नहीं लो। वेट ऑफ क्या लिखोगे? सॉल्यूट। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूट को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अलग अलग क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, सही है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों? नीचे में, ऊपर में वेट था तो वेट आया, नीचे में भी वेट है तो वेट आएगा, लेकिन किसके? वेट ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो पहले ही हमारा कंसंट्रेशन टर्म समझ आई या नहीं है? ये फॉर्मूला है। अब परसेंटेज है इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इनटू 100 आएगा। इनटू क्या आएगा बच्चों? 100 आएगा। सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा बात करते हैं। एग्जांपल, ये फॉर्मूला उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके एग्जांपल को समझना और इसकी मीनिंग को समझना है, सही है। जैसे 40% अपने को क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है बच्चों? NaCl एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सही है। इस 40% एक्वस NaCl सॉल्यूशन बाय वेट, बाय क्या दे रखा है? वेट दे रखा है। इससे आप क्या समझते हो? इससे आप क्या डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चों, है ना। इससे आप डेटा बाय वेट है, इसका मतलब क्या है? यही वाला है, बाय वेट है यही वाला है। क्लियर है क्या? NaCl क्योंकि सॉलिड होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों में से बाय वेट दिया है तो नीचे वाला, बाय वॉल्यूम दिया होता तो ये वाला होता। तो मैं बोल रहा हूं कि इसको आप रीड करोगे कि 40 ग्राम, क्या रीड करोगे बच्चों? 40 ग्राम NaCl। यहां 40 था ना, तो 40 वेट है तो वेट ग्राम में ही होगा। 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा कितने में बच्चों? प्रेजेंट इन, बताइए प्रेजेंट इन कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। एक और एग्जांपल है ना, 10% यूरिया एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, 10% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, सही है क्या? 10% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन को कैसे रीड करोगे कि 10 ग्राम यूरिया जो है प्रेजेंट है, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, बताइए बच्चों, बताइए 100 ग्राम ऑफ, बताइए सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? कैसे इसको रीड करना है ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अरे बोल ही नहीं रहे हो, बोल रहे हो क्या? अगर कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन रही है तो डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन पिया करो। सर ये कौन सी बल्ले का नाम ले रहे हो आप? ये कौन सी तुच्छ प्राणी है? कुछ नहीं बेटा, ये वाटर की बात कर रहा हूँ, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O की बात कर रहा हूँ। नलायक को पियो, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। हो गया क्या? ये चीजें हो गई आप लोगों की। छाप डालिए बेटा, इसको छाप डालिए, छाप डालेगा, है ना। अरे छाप डाले तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, बढ़े। पहला कंसंट्रेशन टर्म समझ आया। जैसे एक एग्जांपल मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्रेस करने के लिए समझाता हूं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल कि हमारे पास 10 ग्राम हमारे पास क्या था? 10 ग्राम NaCl था प्रेजेंट इन बताइए 190 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। फाइंड
परसेंटेज वेट बाई वेट। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों? वही वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, तो फिर से लिखने का मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कौन सा है? NaCl या वाटर? बेटा वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, कभी वो सॉल्यूट नहीं होगा। तो हमारे पास 10 ग्राम NaCl क्या होगा बच्चों? 10 हमारे पास सॉल्यूट का हो गया। अब आती है, क्या मैंने यहां लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों। वेट ऑफ सॉल्यूशन जैसे मैं बोला कि नमक और पानी आपको डिसॉल्व करना है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें नमक का भी तो आप वेट मेजर करोगे बेटा, क्योंकि वाटर तो है ही, उसमें नमक भी आ गया है, तो उसको भी आपको मेजर करना होगा। तो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 190 प्लस ऑफ 10, 190 प्लस ऑफ 10, तो हमारे पास 10 इंटू क्या आएगा बच्चों? 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में करना है ना। 10 डिवाइडेड बाय 200 इंटू हमारे पास 100 आया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5% वेट बाय वेट आया। वेट बाय वेट ऑफ एक्वस क्या लिख सकते हो? NaCl लिख सकते हो। क्लियर है क्या? छाप डालो बेटा इसको, अरे छाप डालो, छाप डाले क्या? सब बस आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमने, हाँ यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन टर्म्स, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई और नीट में आया हुआ है बच्चों। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? इसके लिए मैं कतई जहर पॉइंट बताने वाला हूं। पहले लॉजिक समझते हैं, इसका क्या होना चाहिए, समझे क्या? समझे क्या? दिमाग है आप लोगों के पास? दिमाग है तो दिमाग को खोल लो बेटा, क्योंकि अभी हम बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि मैं 60 kg का हूं, सही है, अभी कौन सा ये चल रहा है सीजन? गर्मी का सीजन चल रहा है ना। अब मैं बोलूं कि जब ठंडी का विंटर सीजन आता है तो उसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 10 to 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चला जाता है। अभी हमारा 35-36 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो अगर मैं अभी 60 kg का हूं तो क्या विंटर सीजन में मेरा वेट बढ़ जाएगा? क्या वेट घट जाएगा? नहीं बच्चों, उस समय भी मेरा वेट उतना ही रहने वाला है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करने वाला है। या ऐसे बोल दो, तुम बोलोगे सर आप खाओगे पियोगे तो वेट तो बढ़ेगा घटेगा ही ना। चलो ये मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, ये मार्कर तो फिक्स है, ये तो खा नहीं रहा, इसको तो हम कुछ नहीं डाल रहे हैं दाना पानी, ये नहीं बढ़ रहा है। तो अब मैं बोलता हूं, चलो अब मैं क्या बोलता हूं कि अभी मैं इसका वेट मेजर किया, 100 ग्राम निकला। अभी टेम्परेचर क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बोलूं कि चलो भाई विंटर सीजन में इसको मेजर करेंगे, अब वेट रख दिया इसको। विंटर सीजन में हमने ट्राई किया कि इसका वेट क्या आता है, सही है ना। तो विंटर सीजन में जब मैंने इसको वेट किया तो ये फिर से 100 ग्राम ही निकला। इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर तो विंटर सीजन में फॉल डाउन हुआ था, टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ था, वेट तो घटा नहीं या वेट तो बढ़ा नहीं। इसका मतलब मास जो होता है ना बेटा, मास जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कहीं पे मास आता है तो मास हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। वही हम बात करें वॉल्यूम की बात करें, घर पे मम्मी कभी दूध वगैरह बॉयल तो करती होंगे, या कभी आप लोगों ने भी दूध वगैरह बॉयल किया होगा, मिल्क बॉयल किया होगा ना बच्चों। तो मिल्क जब हम लेते हैं 1/2 लीटर, सही है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। जैसे हम गर्म करने स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाता है, एक्सपेंड होता है, तो कभी देखना कि पतीले के ऊपर तक हमारा दूध का ये आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है नहीं आ जाता, भले नीचे कुछ भी हो, लेकिन हम मान के क्या चलते हैं कि ऊपर तक हमारा दूध आ गया है। बंद करो नहीं करते हैं तो ऊपर से गिरने भी लगता है। यानी कि वो जो हमारा है वॉल्यूम जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। तो कहीं भी वॉल्यूम टर्म्स आ जाता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और वॉल्यूम टर्म्स मास टर्म्स आता है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या यहाँ दोनों के दोनों मास टर्म है क्या यहाँ दोनों के दोनों मास टर्म्स हैं? तो दोनों के दोनों मास टर्म है, तो वेट बाय वेट क्या है? वेट बाय वेट क्या है बच्चों? लिख लेना, इट इज
टेम्परेचर नोट में लिखना बच्चों, और 2000 वाला पिंक वाला नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बक्सा में बना देते हैं इसको, सही है। अब दूसरे जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं, वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या है बच्चों? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या लिखोगे कि वेट ऑफ सॉलिड जो होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन, बताइए वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वेट है, इधर क्या है वॉल्यूम है, तो वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सही है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब आप खुद से फॉर्मूला बता सकते हो, खुद से फॉर्मूला आप बच्चों बता सकते हो। यहां क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, यहां क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में होगा, ये ग्राम में होगा, यहां भी याद रखना ये ग्राम और ये भी ग्राम में होगा, सही है। इनटू यहां क्या लिखोगे? इनटू क्या लिखोगे? 100, क्योंकि परसेंटेज है, सही है ना। अब यहां सबसे पहला ही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। चली क्या दिमाग की बत्ती? अरे जली क्या दिमाग की बत्ती? देखो जल गया सर, ये तो मास क्या है, ये क्या है? मास, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो सर ओवरऑल क्या होने वाला है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है। क्लियर है क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है। समझ आ गया ना? समझ आ गया या नहीं आ गया? अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल कैसे इसको रीड करते हैं एग्जांपल में। जैसे अपने पास दे दिया 5% इथेनॉल सॉल्यूशन है, 5% इथेनॉल सॉल्यूशन, कॉकटेल की बात हो रही है। 5% इथेनॉल सॉल्यूशन जो है, तो इसको कैसे हम रीड कर सकते हैं? कैसे रीड किया जा सकता है बताइए? कैसे रीड कर सकते हैं? मजेदार तरीके से रीड करेंगे सर, कोई बात नहीं है। 5 ग्राम जो है इथेनॉल जो है, 5 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट होगा। 5 ग्राम इथेनॉल जो प्रेजेंट होगा, अरे वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, 5% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम है ना, बाय वॉल्यूम है। क्लियर है क्या? या वेट बाय वॉल्यूम है, क्लियर है? लिख लो वेट बाय वॉल्यूम है, सही है। तो ऐसे आप रीड करोगे कि 5 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन, क्या लिखोगे? 100 ml ऑफ, बोलो बोलो बेटा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। लिखोगे या नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे बच्चों, आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। क्या मैं एक और एग्जांपल ले लूं? तो x ग्राम लिखा हुआ है कि x% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं क्या रीड करूंगा इसको? x ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन, बताइए प्रेजेंट इन क्या होगा? बोलो बोलो, प्रेजेंट इन, बोलो बच्चों, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस होगा। क्या समझ आई क्या नहीं आई? आ गई ना? एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि मैं क्या करता हूं कि 10 ग्राम यूरिया जो है डिसॉल्व कर देता हूं, डिसॉल्व इन, बोलो बोलो 100 नहीं 200 ले लेते हैं, 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, सही है? अरे बोलो हाँ है ना? तो अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या आएगा? ये देखो वेट जो है वो 10 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ml है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये, इनटू 100 इधर आएगा, 0 से 0, तो 5% क्या आया? वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? छाप डालो बेटा इसको भी, अरे छाप डालो, आज ही छापना है, आज ही छापना है बच्चों, आज ही छापना है। फटाफट छाप डालेगा, अरे फटाफट छाप डालेगा, छाप डाले सब। बस आगे देखते हैं। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसी से रिगार्डिंग है, परसेंटेज से ही रिगार्डिंग है, तो ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं। क्या है बच्चों? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ, क्या रीड करोगे? सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो बोलो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सही है नहीं है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा?
बोलो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम यहां भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट ही ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस चीज में ml में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन SOL.m मेरा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर आप कौन सी चाइनीज भाषा में लिख रहे हो क्या, चाइनीज लैंग्वेज में लिख रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं, चाइना की सारी प्रोडक्ट बैन है मेरे लिए, ठीक है, तो वो चीज मैं यूज नहीं करूंगा। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम समझ आया क्या? क्या ये पहला क्वेश्चन, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? बहुत सही, बहुत सही। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, फटाफट कमेंट में बताइए कि ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, फटाफट बताइए बच्चों। देखते हैं कितने लोगों के पास दिमाग है, कितने लोगों के पास दिमाग है, बताइए बताइए, लिखिए जल्दी फटाफट लिखिए, कमेंट में ही नालायक को लिखना है, कहीं और नहीं। देखो इधर ये भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और कैंसल आउट हो जाएंगे इसके वजह से ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं, जैसे वही 10% बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन है। क्या रीड करेंगे बच्चों इसको, क्या रीड करेंगे कि 10 ml ऑफ इथेनॉल, वाह वाह, कॉकटेल प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट है कितने में, बोलिए, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नहीं आया क्या? आ गया ना बच्चों, बोलो बोलो, आया नहीं आया? आ गया ना? अरे आया या नहीं आया? आ गया होगा। जैसे मैं बोलूं कि अपने पास 5% बाय वॉल्यूम जो है वो H2SO4 है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम 5 ml ना बाय वॉल्यूम है, 5 ml H2SO4 जो है प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात बच्चों समझ आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपके लिए मैं छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आता हूँ। क्लियर है क्या? लेकर आऊं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। छोटा छोटा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ, वेट करिए, तब तक इसको छाप डालिए फटाफट। चलो बच्चों क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा लिख दिया है। आप पहले क्या करोगे, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है उसको आप फॉलो करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। सही है, पहले ले लो एडवाइस, फिर हम वर्क करते हैं इस पे। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो, और 3 क्वेश्चन है 3 मिनट लो, 3 क्वेश्चन है 3 मिनट लो, और इसका आंसर फाइंड आउट करो। मैं डिस्कस करूंगा, उससे आप मैच कराओगे, और +4 एक क्वेश्चन का आप सही अगर आता है तो +4 मार्क्स दोगे, गलत आता है तो -1 मार्क्स लोगे। तो सर कुछ लोगों का डाउट होगा, सर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स, ऐसा? नालायक हो तुम, कुछ तो एफर्ट डालो। अभी कौन सा जेई देने जा रहे हो, अभी कौन सा नीट देने जा रहे हो, अभी तो अपना एफर्ट डालो बेटा, थोड़ा सा एफर्ट डालो और इसको करो, है ना? और जिसका 12 में से 12 मार्क्स आएगा, 12 में से 12, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, मेरी तरफ से चॉकलेट कमेंट में लिख के बताएगा, कमेंट में लिख के बताएगा, पक्का चॉकलेट भेजूंगा मैं, टेंशन ना लो। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, है ना? चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 50 ग्राम अल्कोहल से, पहला चीज कि 50 ग्राम हमारे पास अल्कोहल है, और क्या है बच्चों, प्लस 250 ग्राम क्या है बच्चों, वाटर है। तो सॉल्यूशन का जो मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आप सोच के देखो। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 50 प्लस 250 होगा, दैट मींस 300 ग्राम क्या आ गया बच्चों, सॉल्यूशन का मास आ गया। मेरे को फाइंड करना था परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो गया, वेट ऑफ, बोलिए बोलिए बोलिए, वेट फॉर्मूला लिखो, वेट किस चीज का, सॉल्यूट का, किस चीज में, ग्राम में, अपॉन वेट, बोलो वेट ऑफ, बोलो बोलो, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन किस चीज में, ये भी ग्राम में, इनटू 100, यही परसेंटेज वेट बाय वेट होता है। बोलो हाँ या ना,
बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। तो 50 ग्राम है, 50 डिवाइडेड बाय बोलो बोलो 300 इनटू बोल दो बच्चों 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 50 डिवाइडेड बाय 3 16.67% के अराउंड आएगा। ये वेट बाय वेट आया। पहला क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का राइट था? फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ कि मेरे को भी तो पता चले कि आपने सही किया था, मेरे को भी तो पता चले कि आपने सही किया था। क्लियर है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बनाते हैं उसको इंटरेस्टिंग। क्लियर? टेंशन की तो बात ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 50 ग्राम NaOH है। 50 ग्राम क्या है बच्चों? NaOH है, सही है ना? और क्या है? 250 ग्राम वाटर है, सही है। पहला चीज परसेंटेज वेट बाय वेट सेम हो गया यार, सेम हो गया क्वेश्चन। ये तो सेम ही है, ऊपर वाला अल्कोहल और वाटर दिया गया है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा 50 डिवाइडेड बाय 300 इनटू 100 यानी कि ये 16.67%। पहले पार्ट का तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पार्ट इधर देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या था? वेट ऑफ बोलो बोलो वेट ऑफ क्या आएगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में? ml में, और ये किस चीज में? ग्राम में इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट तो है सर, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सर हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन है सर। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 300 ml। देखो 50 प्लस 250, 50 प्लस 250 300 ml होता है। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से सर एक आइडिया आया हमारे पास, हमने पढ़ा है बचपन में, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बचपन में तो पढ़ा ही होगा ना, नहीं पढ़ा है तो सीख लो। यहां से मास इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो d इनटू v, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू बताओ, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? अरे कितनी दे रखी है? 1.2 दे रखी है। दैट्स गुड बेटा। वॉल्यूम कितना है? 300। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? क्या लिख सकते हो? 360 आएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना? 360 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बच्चों, 360 आएगा। ये 360 क्या आया बच्चों? ml आ गया। आ गया ना? अब आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना बच्चों। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? 50 है, डिवाइडेड बाय 360 इनटू क्या कर सकते हो? 100 कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइड कर लेना। परसेंटेज में आपके लिए क्या आ जाएगा? ये परसेंटेज में क्या आएगा आपके लिए बच्चों? आंसर आएगा परसेंटेज में, आंसर आएगा 100% आने वाला है। तो टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है, टेंशन लेने की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती भी है या नहीं आती है? आती है क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल ही आनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, इसको छाप लिया आप लोगों ने, छाप लिया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा आएगा आपको करके, मजा आएगा। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो बिल्कुल आईआईटी में जाओगे, बिल्कुल आईआईटी और एनआईटी में जाओगे, या जेईई में जाओगे, या नीट में जाओगे। क्लियर है? ये क्वेश्चंस ट्राई करो फटाफट। आते हैं इस क्वेश्चन पे भी, सही है? आ जाते हैं बच्चों, टेंशन की तो बात ही नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इस बार मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। मास ऑफ सॉल्यूट को मैं मान लेता हूं x है। क्लियर है? ये पूछा है तो मान लेता हूं। वाटर कितना दे रखा है? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है बच्चों? 100 ग्राम दे रखा है। तो मैं क्या बोल दूं कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? आप खुद ही बता दीजिए, आप खुद ही बता दीजिए। मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा कि x प्लस क्या होगा? 100 होगा। होगा या नहीं होगा? x प्लस 100 होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी क्या दे रखी है? डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखो यहां क्या है, ये इस सॉल्यूट का 5% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, स्ट्रेंथ। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो बेसिकली आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो क्या लिखोगे बताइए? वेट ऑफ क्या लिखोगे? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखोगे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू बोलो इनटू 100। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है,
इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, x है, x मान लो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर मास पता है, वॉल्यूम कैसे निकाले, मास पता है, वॉल्यूम कैसे निकाले, तो मास पता है, वॉल्यूम कैसे निकाले, तो डेंसिटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। चलो कर देते हैं। तो मास हमारे पास कितना था, बोलो बोलो, 100 प्लस x, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना है बच्चों, बोलिए 1.2 है, 1.2 ही तो है यार, 1.2 है, इनटू इधर क्या है 100 है, यही है मतलब सीधा सा, तो 1.2 पर जाएगा, तो 5 इंटू 100 प्लस x इक्वल टू, बोलो बोलो यार, 120x आया नहीं आया, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 500 प्लस 5x इक्वल टू 120, तो यहाँ से 500 इक्वल टू 115x, क्लियर है क्या, तो x इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 115। सॉल्व कर लोगे क्या, अरे बोलो हाँ या ना, जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 4.35 ग्राम आएगा, 4.35 ग्राम आएगा, सही है या नहीं है, छाप डालो बेटा इसको, छाप डालो, आज ही छापना है, छाप दिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं छाप पाया हो तो मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल से रिगार्डिंग ही होगा ये भी, मोल से रिगार्डिंग ही होगा ये भी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल आपको बात नहीं है बच्चों, मोल से रिगार्डिंग होगा, तो ध्यान से देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मैं बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल X से करते हैं, मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो चीज मिक्सचर है, इसमें दो चीजों का मिक्सचर है, कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B। अच्छी बात क्या है कि A का मेरे को मोल पता है और B का भी मोल पता है, अगर नहीं भी पता होता, अगर नहीं भी पता होता, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बात समझ में आ रही है ना, अगर नहीं भी पता होता तो मैं मोल तो निकाल ही सकता हूं, क्योंकि मोल का निकालने का हमने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ लिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास पढ़ा ही है, तो Na और Mb है। तो मेरे से अगर कोई पूछता है कि A का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो सिंपली मैं बोलूंगा कि A का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना है सर, टोटल मोल तो दो ही कंपोनेंट है, A प्लस Mb। वैसे ही मोल फ्रैक्शन B का कोई अगर मेरे से पूछता है तो मोल B का लूंगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल लूंगा, तो यानी कि आप क्या करोगे, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से निकल के आती है कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आप करते हो XA प्लस XB, उसकी वैल्यू 1 आती है, कैसे आती है इस चीज को समझते हैं, सही है, ऐड कर दो ना इस दोनों डेटा को ऐड कर देते हैं, Na अपॉन Na प्लस ऑफ Nb, यहाँ पे क्या है Nb अपॉन Na प्लस Nb, अरे बोलो एलसीएम ले लोगे क्या, एलसीएम लिए तो Na प्लस ऑफ Na प्लस Nb आया, ऊपर में भी क्या आया बच्चों, Na प्लस Nb आया, कट होके क्या आ गया, कट होके बनेगा, आ गया नहीं आ गया, तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट 1 होता है, 1 होता है, क्लियर है क्या, ये छाप डालो बेटा, ये छाप डालो, अरे छाप डाले क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल छोटा सा, छापे क्या, मैं इस बार क्या करता हूं, तीन चीजों का काम, 3 कंपोनेंट ले लेता हूं, खुश हो जाओ, 3 कंपोनेंट ले लेता हूं बहुत मजेदार तरीके से, A B C 3 चीज लेता हूं, A B और C, तीनों का मोल दे रखा है, Na नहीं दिया होगा तो मैं निकाल सकता हूं, आपको पता है, सही है, ये कौन सा टर्नरी सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, इसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे मोल A का Na है, B का Nb है, C का Nc है, तो मोल फ्रैक्शन A का सोचो क्या होगा, Na अपॉन Nt, Na क्या है, Na अपॉन Nt का मतलब क्या है, Na प्लस Nb प्लस ऑफ Nc, यही टोटल मोल है क्या, अरे बोलो हाँ या ना। वैसे ही मोल फ्रैक्शन B का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन B का क्या होगा, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस ऑफ Nc, अरे हाँ या ना बच्चों। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ C का क्या होगा, Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस ऑफ Nb प्लस ऑफ Nc, अरे हाँ या ना बच्चों, होगा या नहीं होगा। सिमिलरली XA प्लस क्या लिख सकते हो, XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहां से हम नोट में फॉर्मूला लिखेंगे कि कोई भी कितना भी कंपोनेंट हो, इसको समेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों,
समेशन, समेशन ऑफ xi क्या होगा बच्चों 1 होगा xi, यानी कि कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसका अगर सबका समेशन मोल फ्रैक्शन का आप कर देते हो तो 1 आती है, वैल्यू 1 आती है। अरे क्लियर है क्या? अब एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से बच्चों समझने की इसको ट्राई करते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस इसको करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा होमवर्क होगा और कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से आप खुद से ट्राई कर सकते हो एक दो क्वेश्चन, सही है ना? एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, ये हालांकि आपके लिए होमवर्क तो है ही, ये क्वेश्चन दो होमवर्क है, दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, फिर भी आप वीडियो पॉज करके ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना अगर सिंपल क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे सोच रहे हो कि आप IIT जाओगे, कैसे सोच रहे हो कि आप एम्स जाओगे? क्लियर है ना? डॉक्टर या इंजीनियर बनना है नहीं बनना है? बनना ही है ना यार, अपने पास चॉइस नहीं है। 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, देखो आते हैं पहला क्वेश्चन, 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें से 46 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन होगा 46 ग्राम C2H5OH ही तो होगा, और तो वाटर कितना होगा बच्चों बोलो बोलो, दोनों को मिलाकर 100 है तो 100 माइनस 46 कर दे क्या? क्यों 100 माइनस 46 कर रहे यार? सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन है यार, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल, सॉल्वेंट नहीं निकाल सकता? क्योंकि सॉल्यूट तो पता है 100 माइनस 46 54 ग्राम वाटर का मास है, क्या है 54 ग्राम वाटर है। तो यहां से मैं मोल ऑफ क्या, ये अल्कोहल ही है बेटा, इथेनॉल इसी को बोलते हैं पीने वाला, तो मोल ऑफ, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n ऑफ C2H5OH, मास कितना है गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है, बचपन में हमने पढ़ा है, भूल गए हो तो मैं लिख देता हूं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास निकालना अगर नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर देखो तो आ जाएगा। यहां पे हमारे पास 2 into 12 प्लस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6 प्लस ऑफ ऑक्सीजन 16, क्लियर है क्या? 46 डिवाइडेड बाय 46 1 मोल आया, कितना आया 1 मोल आ गया। क्या मोल ऑफ C2H5, वैसे ही मोल ऑफ क्या निकाल सकता हूं मैं वाटर, बताओ मोल ऑफ वाटर कितना आएगा? मोल ऑफ वाटर 54 मास अपॉन मोलर मास, वाटर का तो मोलर मास पता ही है ना यार, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16 18 आ गया, 3 मोल आया। तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकता? मोल फ्रैक्शन C2H5OH का नहीं निकाल सकता? मैं निकाल सकता ना बच्चों बोलो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टोटल मोल 1/4 इक्वल टू क्या है 0.25। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहले इसका छाप लो, मोल परसेंट लिखा हुआ है। मोल परसेंट का क्या मतलब है इसको समझते हैं, कुछ भी नहीं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको छाप दो बेटा, छाप दिए गया, मैं यहां लिख देता हूं, मोल परसेंट कुछ नहीं है बेटा, मोल परसेंट इक्वल टू क्या होता है, डरने की जरूरत नहीं है, मोल इंटू परसेंट 100 कर दो, मोल इंटू 100 कर दो, इसी का यानी कि 25% इसका मोल परसेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये लिख लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको पता नहीं है तो, क्योंकि छोटी सी चीज अगर अपने को पता है तो बहुत तुच्छ लगता है, नहीं पता है तो सबसे टफ लगता है, तो छोटी छोटी टर्म्स को हम एनालाइज करते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी प्यारा ही है, दूसरा क्वेश्चन भी प्यारा ही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ml ऑफ NaCl, अच्छा 1 मोल ऑफ NaCl है ना, मोल n ऑफ NaCl, ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा मैं, मोल ऑफ NaCl 1 दे रखा है 1 मोल, क्या मोल ऑफ वाटर दे रखा है? मोल ऑफ वाटर दे रखा है? नहीं सर, मोल ऑफ वाटर नहीं दे रखा है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं क्योंकि 1000 ग्राम अपने को मास दे रखा है वाटर का, तो मैं मोल डिवाइडेड बाय 18 कर दूं, क्या ये आता है 55.55 मोल आता है, सही है नहीं है? अब मैं क्या बोलता हूं सर, अब मेरे को निकालना है क्या मोल फ्रैक्शन NaCl का ना, तो मोल फ्रैक्शन NaCl का क्या लिखोगे, मोल ऑफ NaCl, मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय बोलो मोल ऑफ NaCl प्लस ऑफ मोल ऑफ वाटर, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्लस 55.55 यानी 1 डिवाइडेड बाय 56.55
5 5 यही हुआ या नहीं हुआ? अरे बच्चों बोलो यही हुआ या नहीं हुआ, आया या नहीं आया? आ गया ना? क्या इसको आप आंसर सॉल्व नहीं कर लोगे? क्या आप इसको आंसर सॉल्व नहीं कर लोगे? डिवाइड कर लेना, कुछ तो वैल्यू आएगी। आई थिंक 0.017 के आसपास कुछ डेटा आता है, एक बार आप चेक कर लेना, इसको आप चेक कर लेना, मेरे कैलकुलेशन में नहीं जाना, सही है ना? बाकी रेस्ट ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे इस पे मैं बताया ना कि कंसंट्रेशन टर्म्स पे हमारे पास 3 लेक्चर मिनिमम आने वाला है, तो ये 3 लेक्चर पे फिर से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा वर्कशीट होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस के राउंड होंगे जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत ही अच्छे से करने हैं। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट्स आएगा उसमें तो हम लोग पर्सनली उसको सॉल्व किया करेंगे। क्लियर है? आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। क्लियर है?